नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। इस वीडियो में हम पंचांग देखने की विधि जानने वाले हैं। पंचांग में किन किन मुख्य चीज़ों को देखना जरूरी होता है, इस वीडियो में जानेंगे। मेरे पास यह ऋषिकेश का पंचांग है। ऋषिकेश हिंदी पंचांग संपूर्ण नाम लिखा हुआ है। जैसे हम पंचांग सामने खोलते हैं तो वहाँ पर संवत्सर, जो वर्तमान में संवत्सर चल रहा होता है, वह संवत्सर का नाम लिखा होगा। देखिए, वर्तमान में संवत्सर 2077 चल रहा है और जो शाके है वह 1942 है। और ये ऋषिकेश पंचांग के अनुसार प्रमादी नाम संवत्सर चल रहा है। अगर गणेश आपा के अनुसार देखें तो वर्तमान में आनंद नाम संवत्सर है। दोनों पंचांगों में थोड़ा मतभेद अवश्य है, परंतु गणेश आपा ने कारण स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से वर्तमान में आनंद नाम संवत्सर है। मैं आपको गणेश आपा पंचांग में कभी दिखा दूंगा। जैसे सामने खोलते हैं तो संवत्सर का नाम, संवत्सर संख्या और शाके, तीन चीज़ सामने मिलती हैं और अन्य चीज़ें भी विशेष होती हैं, लेकिन जो देखना चाहिए विशेष रूप से वो यही होता है। इसके पश्चात देख लिया जाता है कि वर्तमान जो संवत्सर है इसमें राजा कौन ग्रह रहेंगे और मंत्री कौन ग्रह रहेंगे। तो संवत्सर 2077 में राजा बुध हैं और मंत्री चंद्रमा हैं। अब पंचांग में अंदर की ओर चलते हैं। जैसे हम पहले पेज को खोलेंगे गणेश आपा पंचांग, इसमें ऋषिकेश पंचांग में, तो यहाँ पर हमको ग्रहण की जानकारी मिलती है। ये देखिए, पहला पेज है ये। यहाँ पर हमको ग्रहण की जानकारी मिलती है। और अगर हमको कुछ जानना है, यहाँ पर कलयुग का महात्म्य, कलयुग का स्वरूप, 84 लाख योनियों की व्यवस्था, कलयुग में 6 शक तथा स्थापकों के सौर वर्ष इत्यादि यह सब देखने को मिल जाते हैं। इससे अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर पूरे संवत्सर का ये फल लिखा होता है और यहाँ पर मेष से लेकर के मीन पर्यंत 12 राशियों का वर्ष फल रहता है। ये लिखा है ना, मेषादि 12 राशियों का वार्षिक फल, पूरा ये वार्षिक फल होता है। ये देखिए, मीन राशि तक 12 राशियों का फल रहता है। इसके पश्चात जब हम आगे पंचांग का अगला पेज खोलेंगे, यहाँ पर कुछ मुहूर्त लिखे होते हैं। इस पेज में अन्नप्राशन मुहूर्त, सूतिका ग्रह में प्रवेश मुहूर्त इत्यादि कुछ मुहूर्त यहाँ पर लिखे होते हैं। फिर हम आगे पेज पर चलेंगे। इस पेज में वर और कन्या के नाम से उनके नक्षत्र और राशियां, वर्ण इत्यादि, नाड़ी इत्यादि देख करके यहाँ पर ये नक्षत्र में लापक चक्र होता है, जिससे हमको वर और कन्या के वैवाहिक गुणों का पता चलता है कि कितने गुण वर और कन्या के नाम से मिल रहे हैं। देखिए, ये जो ऊपर है ये आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये जो ऊपर तरफ नक्षत्र लिखे हैं ये वाले, ये जो हैं ये वर के नक्षत्र हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, नक्षत्र में लापक चक्र, बगल में कन्या, ऊपर वर के नक्षत्र। ये जो ऊपर तरफ हैं ये वर के नक्षत्र लिखे हुए हैं और ये इधर कन्या के नक्षत्र लिखे हुए हैं और ये नक्षत्रों के चरण हैं। तो इनमें से मिलाने पर दोनों तरफ से जो राशि सामने, जो अंक सामने आ जाता है, वही अंक वर और कन्या के नाम से मिले हुए गुण होते हैं, जिनको वैवाहिक गुण कहते हैं। अगला पेज पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर नष्ट वस्तु ज्ञानार्थ नक्षत्रों की सुलोचनादि संज्ञा, इससे खोई हुई वस्तु का पता चलता है। इसके देखने का विधान ये है कि जिस समय वस्तु खोई हो
उस समय नक्षत्र कौन सा था। अगर अश्विनी नक्षत्र था तो संज्ञा होगी मंद, नष्ट वस्तु, जो खोई है वस्तु वह दक्षिण दिशा में जाएगी और प्रयास करने पर उसको लाभ हो सकता है, यत्न लाभ। अगर भरणी नक्षत्र है तो भरणी नक्षत्र में मध्य संज्ञा होगी, दिशा पश्चिम होगी, दूरे स्रवः अर्थात केवल सुनने में मिलेगा और नष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से क्रमशः 27 नक्षत्रों के क्रम में यह यहाँ तक है। क्रमशः अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा करके क्रमशः इसको जानना चाहिए। अगले पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ये महामृत्युंजय जप की विधि लिखी हुई है। इसमें न्यास, विनियोग इत्यादि मंत्र वगैरह सब दिए हुए हैं। ये महामृत्युंजय जप की विधि है और ऊपर अरिष्ट शांति के लिए शताक्षर गायत्री मंत्र जाप की भी विधि यहाँ पर दी गई है। और इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमको नवग्रहों के वैदिक मंत्र देखने को मिल जाएंगे। और इसी पेज में यहाँ पर नीचे नवग्रहों के बीज मंत्र भी देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अगले पेज पर। और हम अब मास अर्थात महीनों में यहाँ पर आ गए हैं। पहला ये चैत्र शुक्ल पक्ष है और यहाँ पर ये देखिए ये तिथियां हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। इसके पश्चात पूर्णिमा। और इधर ये दिनमान लिखा होता है, ये दिनमान है। प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष को दिनमान जो था 30 घटी 17 पल था। संपूर्ण जो दिनमान होता है वह 60 घटी का होता है और 60 पल का। तो यहाँ पर अगर ये दिनमान लिखा है 30 घटी 17 पल, अगर हमको अभी तो दिनमान हमको ज्ञात हो गया कि चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 30 घटी 17 पल दिनमान था। अगर हमको रात्रिमान निकालना हो तो 60 मैंने बताया, 60 घटी 60 पल संपूर्ण दिनमान होता है। तो यहाँ पर घटी जो है 30 है, तो शेष 60 में अगर 30 घटा देंगे तो 30 बचेगा और 17 जो है 60 में अगर 17 घटा देंगे तो बच जाएगा 43 बच जाएगा, जिससे हमारा रात्रिमान होगा 30 घटी 43 पल। तो इस प्रकार से यहाँ से रात्रिमान निकाल लेना चाहिए। प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार और रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र के जो घटी पल हैं वह 59-34 हैं और प्रतिपदा तिथि दिन बुधवार को रेवती नक्षत्र रात्रि में, ये रा लिखा है ना, रा का अर्थ रात्रि, रात्रि में 5:47 तक रहेगा, 5:47 तक, अर्थात संपूर्ण रात्रि। ये योग है, ब्रह्म योग है और ये ब्रह्म योग के घटी पल हैं और ये दिन में 2:39 तक रहेगा। आगे ये वव कर्ण है, इसके घटी पल 24-46 हैं और कर्ण के बाद ये आगे देख लेते हैं। देखिए ये अंग्रेजी, ये आ लिखा आकार से अंग्रेजी तारीख है, 25 तारीख है इस दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को 25 तारीख थी। अब जानना यह है कि भाई 25 कौन से महीना की तारीख थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन से महीना की तारीख थी 25 तारीख। तो हमको देखना क्या कहाँ पर होता है, यहीं ऊपर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए अंग्रेजी दिनांक, अर्थात जो चैत्र शुक्ल पक्ष है उसमें अंग्रेजी दिनांक 25 मार्च से 8 अप्रैल तक सन 2020 ईस्वी तक है।
ये देखिए यहाँ लास्ट तारीख ये 8 लिखी है नीचे, अर्थात ये जो 25 तारीख है यह 25 मार्च है। यह तो हो गई तारीखें। इसके पश्चात देख लेते हैं चंद्रमा, चंद्र राशि प्रवेश। आपको अगर देखना है कि प्रतिपदा शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को चंद्रमा किस राशि में थे, तो ये देखिए इधर ये प्रतिपदा दिन बुधवार और चैत्र का महीना है ही ये, तो ये देखिए यहाँ पर प्रथम पंक्ति में मेष राशि में चंद्रमा थे। और इस तरह से यह 28 तारीख को बदलेंगे, जाके 28 तारीख को वृष राशि में आ जाएंगे। इस तरह से यह चंद्रमा देखने का विधान है कि चंद्रमा किस राशि में। और अगर इधर आके देखें, यहाँ पर प्रत्येक दिन के कि इस दिन क्या था वह संपूर्ण बताया रहता है। अगर हम देखें चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि का देखना चाहें तो ये देखिए, इसको पढ़ते हैं मेष राशि 5/47 अर्थात 5:47 चंद्र दर्शन, और फिर आगे दक्षिण श्रृंग महंगी कारक चांद्र संवत्सर तथा वासंत नवरात्र का आरंभ, कलश स्थापन। संपूर्ण प्रत्येक दिन का इसमें दिए रहेगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर नवरात्र का पारण के लिए बता रखा है। इस प्रकार से यह संपूर्ण बताया रहता है। और यहाँ पर विवाह के मुहूर्त भी दिए होते हैं। यहाँ इसको देख लीजिए, सूर्योदय कालीन दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह। यहाँ पर आप दैनिक स्पष्ट ग्रह देखेंगे, अर्थात सूर्य और चंद्र को छोड़ करके भौमादि ग्रह अर्थात मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु भी नहीं है। तो इनको आप प्रत्येक दिन के इसमें राशि अंश कला विकला देखेंगे। और ये 8 दिन का चक्र होता है। जो अयनांश लिखा है ये 8 दिन का होता है, अर्थात ये अष्टमी तक रहेगा। चैत्र प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी बुधवार। ये देखिए अष्टमी के दिन भी यहाँ पर बुधवार दिखाएगा आपको। ये देखिए अष्टमी बुधवार, तो ये अष्टमी बुधवार तक के लिए था। फिर 8 दिन के बाद, क्योंकि 15 दिन का पक्ष होता है, फिर 8 दिन के बाद इधर का चक्र 8 दिन के लिए ये होगा। ये 8 दिन के लिए इधर है। तो ये जो है इसमें सूर्य की अगर देखें 11 राशि है, और नीचे चक्र में हम देखेंगे इसमें तो सूर्य हमको एक राशि आगे मिलेगा। अर्थात यहाँ पर सूर्य हमको, ये देखिए मीन राशि में सूर्य है, यहाँ पर सूर्य की 11 राशि है, तो एक राशि सूर्य यहाँ आगे मिलेगा। इसी से जन्मांग चक्र भी बनाया जाता है, जिसको प्रचलित भाषा में टेवा भी कहते हैं। या किसी बालक की जन्म कुंडली है तो इसी से बनाई जाती है। अगर आप जन्म कुंडली बनाना पंचांग देख करके सीखना चाहते हैं तो मुझको इस वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं आपको जल्द से जल्द पंचांग देख करके जन्म कुंडली बनाना सिखा दूंगा। ये सूर्य की राशि है, 17 राशि, ये 11 राशि, 17 अंश, 31 कला, 18 विकला, और ये नीचे गति और विगति हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का इसमें रख रखा है क्रमशः। इसी के जस्ट साइड में ये लग्नें होती हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तिथि लग्न, तिथि और लग्नें यहाँ पर लिखी होती हैं। प्रतिपदा बुधवार को मीन लग्न थी, वह दिन में 6:53 तक थी, और मीन के बाद यह मेष लग्न लग जाएगी, जो रहेगी 8 दिन में 30 तक। इस तरह से यह लगने होती हैं। और ये दिन की लगने हैं। देखिए यहाँ पर रात्रि लिखा है, ये रात्रि की लगने हैं नीचे संपूर्ण। इन्हीं के अनुसार से, इन्हीं को देख करके कुंडली बनाई जाती है। और यह संपूर्ण चीज़ें प्रत्येक महीने की हर एक पेज में लिखी होती हैं। जैसे आगे देखेंगे आप, ये देखिए
ये वैशाख शुक्ल पक्ष है, इधर ये वैशाख कृष्ण पक्ष है। ये देखिए प्रत्येक चीजें आप उसी प्रकार देखेंगे, इसी तरह सब रहती हैं। और इधर ये किनारे प्रत्येक महीने के मुहूर्त भी लिखे रहते हैं। इसी तरह संपूर्ण पेज में रहेगा। आगे चलते हैं। और जो मास अधिक होगा, जो महीना अधिक होगा, वह यहाँ पर ही बता देगा। जैसे कोई महीना अधिक है, अभी देखते हैं आगे जो अधिक मास होगा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इस वर्ष अधिक आश्विन था, तो ये देखिए पूरा अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष, अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष, इस तरह करके संपूर्ण रहता है। फिर इधर शुद्ध आश्विन आ गया, इस तरह करके संपूर्ण रहता है मार्गशीर्ष। और अब हम आ गए पंचांग के लास्ट में, सबसे आखिर में। तो देखिए ग्रहों का अंतरदशा काल, जन्म कुंडली जब बनाते हैं तो विंशोत्तरी महादशा इत्यादि रखते हैं। यह भी देखते हैं कि बालक का किस ग्रह की महादशा का जन्म है, किस ग्रह की अंतरदशा का जन्म है। तो यह ग्रहों का अंतरदशा काल, इसी से पता चलता है कि बालक ने किस ग्रह की महादशा में, किस ग्रह की अंतरदशा में जन्म लिया है। यह नक्षत्र से पता चलता है। पहला नंबर देखते हैं, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। अगर इन नक्षत्रों में बालक ने जन्म लिया है, कौन सा, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, तो बालक का सूर्य की महादशा का जन्म होगा। और सूर्य ग्रह की विंशोत्तरी में महादशा 6 वर्ष की होती है। परंतु अगर सूर्य की महादशा का जन्म है बालक का, तो उसमें देखना यह जरूरी है कि वह कितना गर्भगत हो चुका, अर्थात वह भुक्त हो चुका है पहले से। तो शेष जो वर्ष बचेंगे वही सूर्य की महादशा का आगे भोग्य होगा। केवल यह जिस महादशा में जन्म होता है वहीं भोग्य और भुक्त रहता है। फिर आगे जो महादशा आएंगी वह संपूर्ण महादशा रहेंगे। अगर सूर्य के बाद चंद्र की महादशा आएगी तो चंद्रमा 10 वर्ष रहता है और चंद्रमा पूरा 10 वर्ष रहेगा। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन 3 नक्षत्रों में बालक का जन्म है तो चंद्रमा की महादशा का जन्म होगा। इस प्रकार से संपूर्ण ग्रहों की महादशा नक्षत्र के द्वारा बताई गई है। और यह पंचांग के आखिर से 2 पेज पहले गृह प्रवेश मुहूर्त, जलाशयारंभ मुहूर्त, गृह में सूर्य एवं चंद्र वेद का निर्णय इत्यादि यह छोटे छोटे मुहूर्त यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे आखिर है यहाँ पर ये दिक्शूल, जिसको प्रचलित भाषा में दिशाशूल भी लोग कहते हैं, वह भी बताया गया है। चंद्रमा और शनिवार को पूर्व में दिक्शूल होता है। चंद्र का अर्थ है अर्थात सोमवार और शनिवार को, और चंद्रवार और बृहस्पतिवार को आग्नेय दिशा में जाने में दिक्शूल होता है। गुरुवार को दक्षिण दिशा में जाने में दिक्शूल होता है। इस प्रकार से संपूर्ण बताया गया है। यह गृह आरंभ करवाने के अर्थात गृह बनवाना कब से आरंभ करें उसके लिए यह मुहूर्त बताया गया है। शुभ नक्षत्र हैं ग्रह आरंभ के लिए उत्तरा, तीनों अर्थात उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और आगे मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य, अनुराधा, धनिष्ठा, श्रवण, चित्रा, हस्त, स्वाति, रोहिणी और रेवती, यह शुभ नक्षत्र होते हैं। और ग्रहारंभ के लिए शुभ मास कौन से महीने में ग्रहारंभ करवाएं? वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, फाल्गुन तथा मेष, कन्या, सिंह, वृष, मकर, कुंभ, इन राशियों में सूर्य हों तो गृहारंभ सर्वश्रेष्ठ होता है। यह दिन होना चाहिए। चंद्रवार अर्थात सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार शुभ है। ये तिथियां होनी चाहिए।
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी एवं पूर्णिमा यह लगने हों। वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, वृश्चिक, कुंभ, मीन। इस प्रकार से यह ग्रहारंभ का मुहूर्त था। तो यह पंचांग के बारे में आपने कुछ खास बातें जानी। पंचांग किस प्रकार से देखना चाहिए, पंचांग देखने की विधि। अगर अब भी आपको कुछ पंचांग से संबंधित जानना है तो हमको कमेंट करके बताइए। अगर आप पंचांग के माध्यम से जन्म कुंडली बनाना, टेवा बनाना, जन्मांक चक्र बनाना सीखना चाहते हैं तो हमको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। नमस्कार।